Welcome everyone. This is Learners Academy by Bihab Baloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist and digital marketing specialist. Today we are going to discuss about the types of counseling and I think ये जो है वो हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपने जो है वो पढ़ा होगा कि काउंसलिंग जो है वो क्या होती है, काउंसलिंग को जो है वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। सो आज जो है वो हम टाइप्स देखेंगे कि काउंसलिंग की कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस तरह से जो है वो काउंसलिंग की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं क्लाइंट्स को। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि काउंसलिंग जो है वो होती क्या है। काउंसलिंग इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ असिस्टेंस एक्सटेंडेड बाय एन एक्सपर्ट इन एन इंडिविजुअल सिचुएशन टू अ नीडी पर्सन। कि काउंसलिंग जो है ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक टाइप की असिस्टेंस है, एक टाइप की हेल्प है जो कि एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती है, एक इंडिविजुअल सिचुएशन में प्रोवाइड की जाती है ऐसे आदमी को जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। Counseling mean a relationship between two person in which one person provides special assistance to the other। कि काउंसलिंग जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप होता है जो दो पर्सनस के दरमियान बिल्ड होता है। एक पर्सन जो है वो अपनी असिस्टेंट या फिर अपनी हेल्प जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा काउंसलर की जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर काउंसलर जो है वो काइंड हार्टेड नहीं है, ठीक है, वो दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो दूसरों को टाइम नहीं दे सकता, तो वो कभी भी एक अच्छा जो है वो काउंसलर नहीं बन सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काउंसलर होता है उसको काइंड हार्टेड होना चाहिए ताकि वो दूसरे बंदे की जो स्पेशल नीड्स हैं, दूसरे बंदे की जो जिस टाइप की हेल्प की उसको ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड कर सके। And now we are going to discuss our today lecture, that is type of counseling. There are basically three types of counseling. The first one is directive counseling, the second is non-directive counseling, and the third one is इक्लेक्टिक काउंसलिंग। अब फर्स्ट पे जो है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसको डिस्कस करते हैं कि डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो क्या होती है, किस तरह से की जाती है। अब इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है कि काउंसलर प्ले अ वाइटल रोल, कि इसमें डायरेक्टिव काउंसलिंग में बेसिकली जो काउंसलर है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसको जो है वो काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच भी कहा जाता है। बेसिकली हमारा जो काउंसलर है वो इसमें सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, वो वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। फोकल पॉइंट इज़ द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। और बेसिकली जो फोकल पॉइंट होता है या जो डिस्कशन का पॉइंट होता है वो प्रॉब्लम होती है, पर्सन नहीं होता। स्ट्रेस मोर ऑन द पर्सनल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स देन ऑन द इमोशनल एस्पेक्ट्स। अब इसमें जो है जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं वो उसको जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इमोशनल वन। काउंसलर ओन्स इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि इसमें जो काउंसलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने क्लाइंट की सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सुने और उसके प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए कोई उसे वे भी बताए। तो इसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काउंसलर जो है वो ओन कर रहा होता है। काउंसलर लीड द इंटरव्यू, और इंटरव्यू की जो टाइप होती है, जो कन्वर्सेशन की जो डोमेन होती है उसको जो है वो काउंसलर लीड कर रहा होता है। बेसिकली काउंसलर जो है वो उसके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसकी थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करता है, अपना जो है वो व्यू देता है, इंटेलेक्चुअल वे में अपने क्लाइंट को हैंडल करने की जो है वो कोशिश करता है। तो इसीलिए इसे जो है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें बेसिकली जो मेन रोल होता है वो काउंसलर का होता है। एंड नाउ द स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो की जाती है। द फर्स्ट वन इज़ एनालिसिस, द सेकंड इज़ सिंथेसिस, द थर्ड डायग्नोसिस, द फोर्थ प्रोग्नोसिस, द फिफ्थ काउंसलिंग एंड द सिक्स्थ फॉलो अप। एंड द फर्स्ट वन इज़ एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें जो है वो डाटा कलेक्शन की जाती है। डाटा कलेक्शन मीन अपने क्लाइंट की जो है वो केस हिस्ट्री लेना, वो किस जगह से बिलोंग करता है, कौन है, क्या करता है, इसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, किस इशू को जो है वो सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास आया है, या किस इशू को सॉल्व करने के लिए इसे जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये जो है वो हमारा एनालिसिस होता है जिसमें हम डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डाटा आता है, क्लाइंट
क्लाइंट का जो डाटा हमारे पास आता है उसको समराइज़ करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज डाटा में जो है वो चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें से जो इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल दिया जाता है, जो क्लाइंट की मेन प्रॉब्लम है या फिर उस प्रॉब्लम के जो मेन रीजंस हैं उनको जो है वो रखा जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब हमारे पास जो डाटा आया है क्लाइंट का उसको हमने इंटरप्रेट करना है कि इसको जो है वो प्रॉब्लम जो है वो उसकी किस टाइप की है, किस टाइप की सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, इसको जो है वो कैसे डील करना है। फोर्थ पे प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस में प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर प्रोग्रेस, कि ये प्रॉब्लम जो है वो आगे जाके क्लाइंट को किस तरह से इफेक्ट कर सकती है, इसकी जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है वो क्या होगी, बेसिकली वो प्रोग्नोसिस में देखी जाती है। फिफ्थ वन इज़ काउंसलिंग, ट्रीटमेंट। काउंसलिंग में बेसिकली हमारा ट्रीटमेंट आ जाता है जो काउंसलर जो है वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन इज़ फॉलो अप। फॉलो अप में क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग। अब फॉलो अप में जब एक काउंसलर जो है वो अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को जो है वो सुनने के बाद, उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद, उसको इंटरप्रेट करने के बाद, उसकी प्रोग्नोसिस देखने के बाद, उसके लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट करने के बाद ये देखता है कि मैं उसे जो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर जो काउंसलिंग टेक्निक्स उस पर अप्लाई कर रहा हूँ वो इफेक्टिव है या नहीं। तो बेसिकली इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है वो फॉलो अप में आ जाता है। अब मेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग देख लेते हैं कि डायरेक्टिव काउंसलिंग का फ़ायदा जो है वो हमें क्या होता है। जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसमें बेसिकली हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इजीली। काउंसलर सी द क्लाइंट विद मोर इफेक्टिवली देन द क्लाइंट हिमसेल्फ, कि जो काउंसलर है वो अपने क्लाइंट को मोर ऑब्जेक्टिवली मोर इफेक्टिवली जो है वो डील करता है देन क्लाइंट हिमसेल्फ। अब डीमेरिट्स इसके क्या होते हैं कि इसमें क्लाइंट जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है काउंसलर पे, वो अपनी जो है वो उसकी अपनी एबिलिटी जो है, अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो इन्हांस नहीं हो पाती या फिर वो इस एबिलिटी को डिस्कवर ही नहीं कर पाता। इसमें वो टोटल का टोटल डिपेंड हो जाता है अपने काउंसलर पे कि काउंसलर जो है वो मुझे इस चीज़ का जो है वो हल देगा। मेरी मिस्टेक अगर है तो उसको जो है वो काउंसलर ठीक करेगा। इमोशनल प्रॉब्लम्स में भी बेटर सॉल्व बाय नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब इसमें जो है वो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं की जा सकती डायरेक्टिव काउंसलिंग में, तो बेसिकली ये इसकी जो है वो सबसे बड़ी डिमेरिट है। एंड नाउ द सेकंड टाइप इज़ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो इसको क्लाइंट सेंट्रेड अप्रोच भी कहते हैं, कि जिसमें हमारा जो क्लाइंट है वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। इट्स इन्वॉल्व अराउंड द क्लाइंट लीड टू द कन्वर्सेशन, काउंसलर इज मोर पैसिव, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ क्लाइंट कैन एक्ट विद हिज ओन इंटेलेक्ट, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूज्ड। अब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बेसिकली जो है वो सारा फोकस जो है वो उसका क्लाइंट पे होता है, क्लाइंट जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, क्लाइंट जो है वो कन्वर्सेशन को लीड कर रहा होता है, क्लाइंट को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सके, उसके अंदर जो विल पावर है उसको डिस्कवर कर सके। अब इस जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है इसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ नहीं किए जाते, कोई भी काउंसलिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ नहीं की जाती, बल्कि क्लाइंट को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स जो है वो खुद सॉल्व कर सके। और इसमें जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें क्लाइंट को जो है वो पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने इमोशंस को, अपनी थिंकिंग को, अपनी प्रॉब्लम को इन डिटेल जो है वो अपने क्लाइंट को बता सके, अपने काउंसलर को जो है वो बता सके। और बेसिकली जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है ये अप्रोच कॉलर रॉजर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। कॉलर रॉजर जो है वो उसने अपना एक स्कूल ऑफ थॉट बनाया था, ठीक है, उसने जो है वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बनाया। बेसिकली उसने जो अप्रोच यूज़ की उसको जो है वो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच कहते हैं, जिसमें उसका ये था कि जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो क्लाइंट होना चाहिए, क्लाइंट को जो है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलना चाहिए, क्लाइंट की बात को जो है वो सुना जाए, क्लाइंट को जो है वो इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो खुद सॉल्व कर सके। And now the steps of non-directive counseling: defining the problematic situation, free expression of feelings, classification of positive and negative feelings, development of insight, and the dimension of counseling situation। के फर्स्ट वन पे हमने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है क्या। उसके बाद हमने फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स जो है वो अपने क्लाइंट को देना है, अपने क्लाइंट को जो है वो फ्री हैंड देना है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग्स
फीलिंग्स को जो है वो बता सके काउंसलर को। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स, उसके बाद जो है वो हमने क्लाइंट जो हमें बता रहा होता है उसकी फीलिंग्स की क्लासिफिकेशन करना होती है कि कौन सी पॉजिटिव हैं, कौन सी नेगेटिव हैं, कौन सी इरेशनल हैं, कौन सी रैशनल हैं। उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट के इनसाइट जो है वो डेवलप की जाती है क्लाइंट में, क्लाइंट को इस काबिल बनाया जाता है, उसे कहा जाता है कि तुम अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो खुद सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर है कि तुम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हो, अपनी लाइफ के डिसीजंस जो है वो खुद ले सकते हो, अपनी लाइफ को जो है वो अपने ही वे में जो है वो लीड कर सकते हो। And now the merits of non-directive counseling. The first one is development of problem-solving ability. Unwanted test can be avoided. Leave its impression for a long time. Reduce tension. अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। इसमें जो है वो अनवांटेड टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं किए जाते, ऐसी टेक्निक्स जो है वो क्लाइंट्स पे अप्लाई नहीं की जाती, और इसके अलावा ये एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए जो है वो चलती है, और इसमें टेंशन जो है वो रिड्यूस हो रही होती है हमारे पास जो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेके आता है उसकी। अब इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं कि डिमेरिट्स में ये है कि स्लो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इफ़ अ क्लाइंट इज़ इमेच्योर इट इज़ नॉट सूटेबल। अगर हमारा क्लाइंट जो है वो इमेच्योर है, उसमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई कर सके, खुद सॉल्व कर सके, तो ये टेक्निक उसके लिए जो है वो बिल्कुल यूज़लेस है। सम टाइम ड्यू टू द counselor passiveness the client hesitated in expressing his feelings, और सम टाइम जो कि ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट जो है वो पैसिव रोल प्ले करता है, तो सम टाइम ये होता है कि क्लाइंट जो है वो हेजिटेट कर रहा होता है, अपनी प्रॉब्लम जो है वो हमें सही तरीके से नहीं बता रहा होता, अपनी फीलिंग्स को जो है वो सही तरीके से काउंसलर को नहीं बता पाता। एंड द लास्ट वन इज़ इक्लेक्टिक काउंसलिंग। इक्लेक्टिक काउंसलिंग बेसिकली इंतखाबी काउंसलिंग जो है वो होती है कि इसमें जो है वो चूज़ करना पड़ता है, दोनों मेथड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, ये दोनों मेथड्स को जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे प्रीवियस जो हैं वो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव, इन दोनों को जो है वो मिक्सअप करके इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव मेथड आर यूज्ड, कि कोऑर्डिनेटिव मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। द काउंसलर इज़ नीदर एक्टिव और नॉट अ पैसिव, कि काउंसलर जो है वो ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ना ही बहुत ज़्यादा पैसिव होता है, बल्कि दोनों मोड्स ऑफ काउंसलिंग जो है वो इसमें हमारा काउंसलर जो है वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद है द नीड एंड द पर्सनालिटी ऑफ द क्लाइंट इज स्टडी एंड देन सेलेक्ट द टेक्निक्स, कि इसमें फर्स्ट पे जो है वो क्लाइंट की पर्सनालिटी को और उसकी नीड को जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है, देन उसके बाद टेक्निक्स जो हैं वो सेलेक्ट की जाती हैं कि इसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, इसकी नीड के अकॉर्डिंग, इसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सी काउंसलिंग टेक्निक्स जो हैं वो इस पर अप्लाई होंगी। द मेन टेक्निक आर यूज फॉर द रिसोर्सेज इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन, केस स्टडी एंड टेस्टिंग, कि बेसिकली जो टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाती हैं उसमें गिविंग इन्फॉर्मेशन, केस स्टडी एंड टेस्टिंग की जो है वो टेक्निक्स इसमें अप्लाई की जाती हैं। बोथ काउंसलर एंड क्लाइंट आर एक्टिव एंड कोऑपरेटिव इन कन्वर्सेशन, टर्न वॉइस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, कि इसमें जो है वो बेसिकली काउंसलर एंड क्लाइंट दोनों जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, दोनों जो है वो कोऑपरेटिव मूड में होते हैं, कन्वर्सेशन जो है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो की जा रही होती है, या फिर कन्वर्सेशन का जो डोमेन है उसका मकसद जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। एंड नाउ स्टेप्स इन इलेक्ट्रिक काउंसलिंग, इसमें है कि स्टडी द नीड्स एंड पर्सनालिटी ऑफ द क्लाइंट, सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक्स, एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स, इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिवनेस, प्रिपरेशन ऑफ काउंसलिंग, सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द क्लाइंट एंड द अदर रिलेटेड पीपल्स। मेरिट्स ऑफ इक्लेक्टिक काउंसलिंग, प्रैक्टिकल वैल्यू इज़ हाई, कि इसमें जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्रैक्टिकल वैल्यूज़ जो हैं वो हाई होती हैं। बोथ क्लाइंट एंड काउंसलर आर एक्टिव, एंड डिमेरिट्स में कि सम पीपल आर ऑफ व्यू दैट बोथ टाइप्स कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर।
अब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि या तो काउंसलिंग के लिए डायरेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए या फिर नॉन डायरेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। इन दोनों अप्रोचेस को मिक्स करना जो है वो सम टाइम ठीक नहीं होता। इन दोनों को जो है वो इकट्ठा यूज़ करना सम टाइम जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। तो ये इसकी जो है वो सबसे बड़ी डिमेरिट है। क्वेश्चन अराइव दैट हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू द क्लाइंट, नॉट डिफाइन रूल्स, के इसमें जो है वो हम अपने क्लाइंट को कितनी फ्रीडम दे सकते हैं, कितनी फ्रीडम जो है वो क्लाइंट को देनी चाहिए, क्वेश्चंस की जो है वो रेंज क्या होनी चाहिए। सम टाइम ऐसे इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं क्योंकि ये डिफ़ाइन नहीं होते, ये एक डिफाइनेबल रूल नहीं होता इसमें कि हमने जो है वो क्लाइंट को कितनी फ्रीडम जो है वो देनी है। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर्स एंड टाइप ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।